नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेशनल फिल्म एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज का जो है शुभारंभ कर रहे हैं और ये वीडियो जो सीरीज होगी वो आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और जो एनएमएमएस का एग्जाम होता है या फिर इसके अलावा में भी वे सभी एग्जाम जिसमें साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं उनके नंबर क्वेश्चन ऑफ ज्यादा होते हैं, मतलब उनके उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। तो सभी ऐसे एग्जाम जिसमें साइंस जो है ज्यादा पूछी जाती है तो उन एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। हालांकि इसमें साइंस के अलावा में भी जो है जीएस के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो कि शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं विज्ञान प्लस जीएस के क्वेश्चन, और कितने, हर वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से अधिकतर लगभग में 15 से 16 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे और बाकी जो बच जाएंगे 4 से 5 वो साइंस के अलावा में जो जीएस के अन्य सब्जेक्ट होते हैं तो उनसे संबंधित होंगे, ठीक है। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, मतलब एक एक क्वेश्चन, तो ये हम ग्रुप डी 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जितनी भी शिफ्ट हुई हैं तो उन सभी के क्वेश्चंस हैं, मतलब रियल एग्जाम में आपके आए हुए हैं। मैंने डेट भी लिख रखी है कि 2/9/2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे किसमें, आरआरबी ग्रुप डी में, तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे। और आप यकीन मानिए, आप पहला वीडियो देखिए, आप सिर्फ 4 क्वेश्चन देखिए, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में कराऊंगा, तो जो है अन्य जो फैक्ट्स हैं तो वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। आपकी साइंस बहुत अच्छी तरीके से जो है रिवाइज होगी, ठीक है। तो चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। आइए अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखें। 19 मार्च 1919 में पारित एक कानून था, कौन? रॉलेट एक्ट की बात इस क्वेश्चन में हुई है, तो रॉलेट एक्ट के बारे में बताया जा रहा है। 19 मार्च 1919 में पारित एक कानून था, एक एक्ट था, इसे ब्लैक एक्ट भी कहा गया, हिंदी में काला कानून भी कहा गया। और इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमा चलाए लोगों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने का अधिकार मिल गया था। इस कानून के जरिए सरकार को प्रेस की आजादी पर भी पाबंदी लगाने और बिना वारंट के तलाशी लेने अनुमति मिल गई थी। इसी के तहत 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी होती है। फिर लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय रहा और इसी के समय में, इसी के कार्यकाल में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। तो इतनी व्याख्या हर क्वेश्चन में आपकी जो है नीचे व्याख्या कराऊंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पे जो है आपको लाभ ही होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए बिटुमेन या बिटुमिनस, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कोक एंड ऑप्शन डी कोलतार। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम, क्योंकि हम सभी जानते हैं पेट्रोलियम हम खाली पेट्रोल को नहीं बोलते हैं। पेट्रोलियम वो चीज होती है जो हम जमीन के अंदर से कच्चे रूप में जिसको प्राप्त करते हैं और जिससे बाद में जो है उसको रिफाइन करके जो है कई प्रोडक्ट उससे निकाले जाते हैं। पेट्रोल अलग निकाला जाता है, आपका डीजल अलग निकाला जाता है,
जो मिट्टी का तेल होता है वो अलग आपका निकाला जाता है, उसी से मोबाइल अलग निकाला जाता है। तो इतने सारे प्रोडक्ट उससे जो बनते हैं, ये सभी जो कच्चा मटेरियल होता है तो उसी को हम बोलते हैं पेट्रोलियम, ठीक है ना। इसमें कुछ व्याख्या करने वाली ऐसी मुझे बात लगी नहीं, तो इसीलिए मैंने जो है इंक्लूड नहीं किया इसमें बहुत ज्यादा अधिक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। साइंस का क्वेश्चन है और एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आपका एनएमएस है, तो उसमें साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उसमें वेटेज इसका ज्यादा रहता है, तो इसलिए साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तंत्रिका ऊतक कहते हैं, या फिर उपकला ऊतक कहते हैं, या फिर पेशी ऊतक कहते हैं, या फिर संयोजी ऊतक कहते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संयोजी ऊतक। हड्डी जो है वो संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। आइए व्याख्या देखते हैं। शरीर के अंगों को जोड़ने, सहारा देने और सुरक्षा करने वाले ऊतक को संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक के मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। उदाहरण, अब उदाहरण कौन कौन से, जैसे हड्डी तो हमारे शरीर को जोड़े रखती है कि नहीं रखती है, सहारा देती है एक तरीके से। उपास्थि, जिसे उपास्थि को ही हम अस्थि बोलते हैं, ठीक है ना। त्वचा, वसा, और उसके बाद में स्नायु बंधन और रक्त। क्या रक्त, बताइए आप लोग, आप अगर साइंस पढ़ते हो, क्या रक्त जो है संयोजी ऊतक है कि नहीं है तो किस प्रकार है। जिस भाई को पता है तो वो कमेंट कर सकता है। संयोजी ऊतक ये इसलिए है क्योंकि रक्त भी हमारे पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, वो हर शरीर को दूसरे से कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए रक्त भी एकमात्र तरल पदार्थ है जो संयोजी ऊतक है। आपका समझ में आ गया। आगे देखिए, पेशी ऊतक कौन सा होता है। वे ऊतक हैं, पेशी ऊतक वे ऊतक हैं जिनसे जानवरों के शरीर की पेशियां बनती हैं, जिनमें संकुचन, कॉन्ट्रैक्ट की क्षमता होती है। संकुचन का मतलब जो है सिकुड़ना, जो सिकुड़ जाते हैं, और ये गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रकार देखिए। रेखित पेशी, अरेखित पेशी जिसे अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं, और हृदय पेशी, ठीक है। तो इतनी व्याख्या है और इतनी मेरे ख्याल से इनफ है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम एक्सप्लेनेशन करवाने लग जाएंगे तो वीडियो लॉन्ग भी होगा, लोग देखेंगे भी नहीं, और बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन रियल में हमारे माइंड से ऊपर भी जाने लग जाती है, ठीक है ना। तो जितनी आवश्यकता है उतनी व्याख्या काफी होगी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया और उसे क्या कहा गया। डैश है तो डैश का मतलब है क्या कहा गया। सुन्ना कहा गया, या सरिया कहा गया, या हदीस कहा गया, या कुरान कहा गया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे हदीस कहा गया। अच्छा, सरिया आपने बहुत सुना होगा। अगर आपने ये वाली न्यूज सुनी होगी कि जो है अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया तो उसने सरिया लॉ लगा दिया। ये सरिया लॉ होता क्या है, तो ये मुसलमानी जो धर्म होता है, जो इस्लाम धर्म होता है, तो उससे संबंधित एक कानून है सरिया कानून, और बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ये उदारवाद को बिल्कुल नहीं मानता और महिलाओं को आजादी जो है ये नहीं देता है, बहुत सारे प्रतिबंध लगा देता है महिलाओं पे, तो उसी को बोलते हैं सरिया कानून, ठीक है। आइए व्याख्या पढ़ते हैं। उनका जन्म, उनका का मतलब किनका, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म अरब के, जो सऊदी अरब है, अरब के मक्का में 570 ईसा पूर्व में हुआ था। वे 6 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। भाई माता पिता का नाम इंपॉर्टेंट होता है और जन्म भी इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान रखना। फिर 632 ईसा पूर्व में, ईसवी में उनकी मृत्यु हो गई। सॉरी, मैंने यहाँ पे ईसा पूर्व बोलते, भाई ईसा पूर्व नहीं होगा, ईसवी होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ईसवी में। ईसा पूर्व तो बहुत पहले भी पहुंच जाएंगे। 632 ईसवी में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा का मतलब पूछे उनके उपदेश या उनकी शिक्षा, तो वही चीज है। ईश्वर पवित्र है और वह किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करता जब तक कि वह पवित्र ना हो। कहने का मतलब है ईश्वर उसी चीज को स्वीकार करता है जो पवित्र हो, जो अपने आप में शुद्ध हो, ठीक है। कुछ भाई समझना भी पड़ेगा, रटने से बेहतर है समझना। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। सरकार की संसदीय प्रणाली, या विधि का शासन, या एकल नागरिकता, या राजनीति के निर्देशक सिद्धांत।
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। आइए व्याख्या देखते हैं, डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हैं। डीपीएसपी जिन्हें हम जो है लॉन्ग में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसे शॉर्ट में हम डीपीएसपी कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित है। अनुच्छेद डायरेक्ट पूछा जाएगा तो ध्यान रखना 36 से 51 तक। या बाध्यकारी नहीं है, कौन? डीपीएसपी जो है वो राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, बहुत बार पूछा गया है। इनका उद्देश्य क्या होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट इनका उद्देश्य है। इनका उद्देश्य होता है भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना और सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। डीपीएसपी सकारात्मक प्रकृति के हैं, सकारात्मक प्रकृति के हैं। इसका मतलब क्या? इसका अर्थ है कि वे लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले सकारात्मक कार्यों की रूपरेखा करते हैं, तैयार करते हैं, या सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो इतनी व्याख्या थी जो है डीपीएसपी की। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन बी है, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। या प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/5 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। या प्रतिवर्ष इसके आधे सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कह रहा है अनुच्छेद 80 में जो है आपका राज्यसभा का उल्लेख है, और राज्यसभा का गठन पहली बार, तो जहां पे पहली बार आ जाए जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया। और जिसे राज्यों की परिषद, मतलब राज्यसभा को क्या क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को जो है राज्यों की परिषद कहा जाता है। भारतीय संसद का उच्च सदन है राज्यसभा, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? राज्यसभा। इसे स्थायी सदन, उच्च सदन भी कहते हैं। इसमें कुल अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 शब्द जो है आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोनीत किए जाते हैं। कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, और ऑप्शन में राष्ट्रपति जरूर दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होगा, उपराष्ट्रपति होगा। फिर है इसके सदस्य बनने के लिए, किसके? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें और शेयर भी कर दें भाई। जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो, वहां निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं? ब्लो होल, ऑप्शन बी है ब्लू, ऑप्शन सी है बरकान, ऑप्शन डी है वर्ग श्रृंड। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, बरकान। ये कहाँ बनते हैं? ये रेतीले जगह पे बनते हैं, जहां पे डिजर्ट वगैरह होता है, वहां पर। आपने देखे भी होंगे, अगर आप गए होंगे, नहीं तो आपने वीडियो तो देखी होगी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। बरकान रेत के टीलों का एक प्रकार है, यह अर्धचंद्राकार आकार का होता है। बरकान को बरकान स्तूप भी कहा जाता है। यह दुनिया भर के रेतीले रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। बरखान का पवनानुवर्ती ढाल मंद और उत्तल होता है। सबसे पहले अलेक्जेंडर वॉन मिंडेडॉर्फ ने बरखान शब्द का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 8। भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है? खादर, बांगर, भांगर या तराई। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
बांगर कहलाते हैं। भाई दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक पुरानी जलोढ़ मृदा और एक नई जलोढ़ मृदा। तो यहाँ पे पुरानी पूछ रहा है, प्राचीन का मतलब क्या होता है पुरानी, व्याख्या पढ़िए। बांगर बाढ़ के मैदानों से बाहर स्थित ऊंचे इलाकों को कहते हैं, मतलब जो मैदान होते हैं। बांगर क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। बांगर क्षेत्र में कंकड़ों या कांकरों की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बनिक तत्व कम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? आपके ऑप्शन दिए हैं पीबी, एससी, जीए या फिर एसआई, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सी धातु नहीं, या तो उपधातु होगी या फिर अधातु होगी, उसको आपको पहचानना है ना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यस आई का मतलब यहाँ पे सिलिकॉन है। सिलिकॉन एक धातु नहीं बल्कि उपधातु होती है। व्याख्या देखते हैं, कह रहा उपधातु तत्व गुणों में धातुओं और अधातु दोनों के गुणों का मिश्रण शामिल होता है। कहने का मतलब जो अधातुएं होती, जो उपधातुएं होती हैं, उनमें धातुओं के भी कुछ लक्षण होते हैं और कुछ उपधातुओं के भी लक्षण होते हैं। जबकि कुछ विशेषताएं जैसे कि उनकी धात्विक चमक, जैसे जो वो होती है, अभी पढ़ चुके हम लोग क्या सिलिकॉन पढ़ा है ना, तो वो चमकदार होती है, धातुओं के समान होती है। अन्य जैसे कि उनकी भंगुरता अधातु के समान होती है। 6 तत्वों को उपधातु माना गया, सामान्य तौर पे 6 तत्वों को ही उपधातु माना गया है, ठीक है। वरना कहेंगे में 7 भी मिल सकता है, लेकिन सामान्य तौर पे 6 ही हैं। अन्य कौन कौन से हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उपधातु कौन कौन से, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलेनियम। वैसे 6 हैं, यहाँ पे 7 है, कभी कभी मतलब मेनली 6 ही है, लेकिन एक और जोड़ दिया जाता है। फिर पीबी का मतलब क्या है यहाँ पे, सीसा, एससी का मतलब क्या है, स्कैंडियम, और जीए का मतलब क्या है, गैलियम, और एसआई का मतलब क्या है, सिलिकॉन आदि इसके जो है प्रतीक है, इनको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा? किसी क्षण चुंबक के एक स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर, या किसी कुंडली के एक स्थिर क्षण चुंबक की ओर गतिमान होने पर, या फिर कुंडली और क्षण चुंबक दोनों के समान चाल के समान दिशा में गतिमान होने पर, या कुंडली और क्षण चुंबक के समान चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान होने पर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडली और क्षण चुंबक दोनों के समान चाल से समान गति में गतिमान होने पर। व्याख्या देखते हैं, चुंबकीय कुंडली कुंडलियों की एक प्रणाली है जिसका उपयोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षतिपूर्ति करने और स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को ठीक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आयरन, फास्फोरस, सोडियम या फिर कैल्शियम। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, फास्फोरस। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 15 है। फास्फोरस के लिए रासायनिक प्रतीक P है। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वहीं एडीपी का पूरा नाम एडेनोसिन डिफॉस्फेट है, या कहीं कहीं पे आपको डाइफॉस्फेट भी लिखा हुआ मिल सकता है, और इन दोनों की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा ही पूछी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? मुख्य भूमिका का मतलब उसका मुख्य काम क्या है? ऑप्शन ए, यह निजी क्षेत्र वाले उद्योगों को निधि प्रदान करता है। यह बैंकिंग क्षेत्र द्वारा उत्पन्न लाभ को बनाए रखता है। ऑप्शन सी है, यह भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करता है। ऑप्शन डी है, यह सभी लोगों को पैसा उधार देता है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, यह भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करता है। भाई ये सभी लोगों को आप अगर ये पैसा उधार देगा तो आरबीआई में आपका अकाउंट होना चाहिए, बल्कि आरबीआई जो है वो किसी भी डायरेक्ट किसी भी जो है पर्सनल
को लोन नहीं देता है, ठीक है ना। चलिए एक्सप्लेनेशन देखें। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे शॉर्ट में आरबीआई कहते हैं, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, तो किसका कैसा बैंक है? केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को अधिनियम 1934 के तहत हिल्टन यंग आयोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की सिफारिशों पर कोलकाता में की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में इसका एचओ मतलब 2 साल के बाद, भाई 1935 में इसकी स्थापना होती है, ठीक 1937 में, कहने का मतलब 2 साल के बाद में इसका एचओ जो होता है, जो हेड ऑफिस होता है, वो मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाता है। पहले यह एक निजी बैंक थी, बिल्कुल राइट बात है, सही चीज है। पहले आरबीआई जो थी वो निजी बैंक के रूप में काम कर रही थी, किंतु सन 1949 में यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया। उपक्रम का मतलब है भारत सरकार के अंडर में आ गया, इसका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब? तो 1949 में। कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं भाई आरबीआई का, एक जो है एचओ है, इसका मुख्यालय है, और 29 जो है वो अन्य इसके जो है ऑफिसेस हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं 29। एक मुख्य जो मुंबई में है। प्रमुख काम इसका क्या है? बैंक नोटों के निर्गमन को नियंत्रित करना, मतलब जो करेंसी होती है उसको छापना, मौद्रिक नीति तैयार करना। अभी जो ऑप्शन में दिया गया था तो इनडायरेक्टली वो इस चीज को कह रहा था, भाई मौद्रिक नीति के द्वारा ही जो मार्केट में मुद्रा होती है आरबीआई उसी को नियंत्रित करती है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, जो भारत में विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर है, आपका यूरो है, तो इनका प्रबंधन भी आपका आरबीआई ही करता है। साख नियंत्रित करना, इसे सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में काम करता है, और इसे जो है इस नाम से जानते भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जबकि सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बहुत जरूरी है जानना। यहाँ पे कह रहा पहले गवर्नर पूछे तो ऑसबॉर्न स्मिथ, वहीं अगर पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा, तो आंसर होगा सीडी देशमुख। लेकिन अगर पूछे वर्तमान में कौन है तो संजय मल्होत्रा जी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। तो अगर फ्रेंड जो है एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों तक, जो लोग पढ़ाई कर रहे हों, रियल में जो सीरियस स्टूडेंट हो वहां तक। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पदार्थों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, या विसरण के माध्यम से, या परासरण के माध्यम से, या स्थानांतरण के माध्यम से। क्वेश्चन को थोड़ा सिंपलीफाई कर लो। यहाँ पे कह रहा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और विलेय जानते हो ना, विलेय उत्पादों को, विलेय का मतलब ऐसी चीज जो गायब हो जाते हैं, जैसे पानी वगैरह है, वो चीज कह रहा वो पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। तो इस चीज को हम कहते क्या है? तो इस चीज को हम स्थानांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानांतरण इस चीज को बोलते हैं। जैसे मान लो भाई पानी है तो पानी को कहाँ गया? जड़ में गया, और जड़ से जो है पानी भी तने में जाके, तने से पत्तियों में जाके पत्तियां हरी भरी हो जाती, तो उसी को बोलते हैं स्थानांतरण। इसकी व्याख्या देखते हैं। बाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा अनावश्यक जल को बाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया आपकी बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। हम सभी को पता है किसी ठोस, द्रव या गैस के कणों की उनके उच्च सांद्रण स्थल से निम्न सांद्रण स्थल की ओर गति करने को विसरण कहते हैं। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार देखें। कह रहा किसी ठोस, द्रव या गैस के कणों की उनके उच्च सांद्रण स्थल से निम्न सांद्रण स्थल की ओर गति करने की क्रिया को विसरण कहते हैं। वहीं जब पदार्थ के अणु कम सांद्रता वाले घोल से ज्यादा सांद्रता वाले घोल की ओर जाते हैं, मतलब गति करते हैं, तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है। इसमें क्या अंतर है? इसमें कम सांद्रता वाले घोल जो है ज्यादा सांद्रता वाले घोल की ओर जाते हैं। इसमें उल्टा है, इसमें उच्च सांद्रण वाले या सांद्रता वाले स्थल से निम्न सांद्रण या सांद्रता वाले स्थल की ओर जाते हैं। ठीक है ना? तो इसको क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं।
इसे ऑस्मोसिस भी कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, परासरण को ऑस्मोसिस बोलते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि यह कोई कर रहा हो, यह ऑटोमेटिक नेचुरली जो है जो वनस्पतियां होती हैं तो उनमें होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें 14 क्या कह रहा है, वंशागति के नियम या वंशानुगति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, चार्ल्स डार्विन ने या ग्रेगर मेंडल ने या वाटसन एंड क्रिक ने या कार्ल लिनियस ने। तो उसका जवाब होगा ग्रेगर मेंडल ने। हम सभी को पता है कि उन्होंने मटर के पौधे पे जो है इसका प्रयोग किया था। व्याख्या देखें, वंशागति या वंशानुगति के नियम, जिन्हें मेंडल के नियम के नाम से भी जानते हैं, ये नियम 1866 में मटर के पौधों पर प्रयोग किए गए अनुवांशिकी के आधार पर बताते हैं। मतलब ये प्रयोग जो है वो बताता है कि लक्षण माता पिता से संतान में कैसे जाते हैं। ये 3 मुख्य नियम हैं। इसी के अंतर्गत जो वंशानुगति के नियम होते हैं उसके अंतर्गत 3 नियम है। कौन से, पृथक्करण का सिद्धांत है या नियम, प्रभाविता का नियम है और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कैसे चालक का प्रतिरोध कहलाता है। डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला पता है चालक का प्रतिरोध का तो वही चीज है, बस इससे थोड़ा सा घुमा दिया हमें। ऑप्शन ए कह रहा I और B का गुणनफल, इसका मतलब है I इंटू बी। ठीक है ना, अगर शॉर्ट में हम इसे बोलना चाहें तो बोल सकते हैं भाई I इंटू बी, ये चीज। फिर I और V का अनुपात, जहां पे अनुपात आएगा तो वहां पे बटे में लिख सकते हैं, यही तो अनुपात होता है भाई। या फिर अनुपात का आप निशान भी लगा सकते हो, V और I का अनुपात या फिर V और I का गुणनफल। तो आपने देखा होगा इसमें जो है गुणनफल तो होता ही नहीं है, गुणनफल तो बहुत आएगा, अनुपात ही होगा। अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, क्या पहले आएगा क्या बाद आएगा। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, V और I का अनुपात इसका जो है आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा चालक का प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो उसके माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसे ओम में मापते हैं या इसकी इकाई पूछी जाती है तब भी ओम ही होगी। प्रतिरोध पर निर्भर कारक, मतलब प्रतिरोध जो है वो किन किन पर निर्भर करता है। कह रहा चालक की लंबाई, जिससे करंट जो है फ्लो होता है, तो उस केबल की लंबाई अगर कम है तो प्रतिरोध कम होगा, अगर ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। कह रहा चालक की लंबाई पर प्रतिरोध जो है निर्भर करता है। उसके बाद चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ की प्रकृति उसकी कैसी है और तापमान, इन पे जो है प्रतिरोध आपका निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा लाल और पीली मिट्टी डैश और डैश के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जा सकती है कि कहां कहां पाई जा सकती है। बहुत हिसाब से यहाँ पे आपको जो है आंसर देना होगा, क्योंकि 2 मिट्टियों के नाम है और यहाँ पे 2 डैश दिए। तो यहाँ पे जहां पे लाल मिट्टी पाई जाएगी तो वो राज्य पहले आना चाहिए, और जहां पे पीली मिट्टी पाई जाएगी वो राज्य बाद में आना चाहिए। यहाँ पे इसीलिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कह रहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मणिपुर और सिक्किम या राजस्थान या फिर गुजरात। तो इसका जो है राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जो है, उड़ीसा में असल में लाल मिट्टी और पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। यह मिट्टी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हिस्से में आसानी से पाई जा सकती है। किस मिट्टी की बात हो रही है जो पहले आई थी? वही कह रहा लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन के कारण होता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि लाल मृदा होती है तो उसका रंग लाल जो है वो किसके कारण होता है, तो वो भी हमने इसमें आपका इंक्लूड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह डैश है जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होगा? सोडियम क्लोराइड में या सोडियम कार्बोनेट में या सोडियम हाइड्रोक्साइड में या सोडियम एसीटेट में। तो इसका राइट जवाब होगा सोडियम कार्बोनेट, इसका जो है राइट जवाब होगा। व्याख्या देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। इसे गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और जल
और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसका मतलब है जब बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं तो उससे 3 चीजें हमें मिलती हैं, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, जल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 74 में संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमणकालीन डैश का क्षेत्र के लिए प्रावधान है। नगर पालिका परिषद या नगर निगम या नगर ग्राम पंचायत या फिर नगर पंचायत, तो इसका राइट जवाब होगा नगर पंचायत, इसका राइट जवाब होगा। व्याख्या देखते हैं। 74 में संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992 में शहरी स्थानीय निकायों जिन्हें हम नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। मतलब इसके द्वारा जो नगर पालिकाएं थी उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। और संविधान में एक नया भाग क्या है, 9A अनुच्छेद 243 से 243 ZG तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो 1 जून 1993 से प्रभावी हुई या फिर लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद में एक क्वेश्चन और है। पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्योहार पर फहराते हैं? राष्ट्रीय संविधान दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर या फिर गांधी जयंती पर? तो इसका राइट जवाब होगा स्वतंत्रता दिवस पर जो है भारत के जो भी पीएम होते हैं करंटली में, जो वर्तमान में होते हैं, तो वो भारत के जो दिल्ली का लाल किला है वहां पे झंडा फहराते हैं। वहीं जो आपका गणतंत्र दिवस है तो उस दिन प्रधानमंत्री झंडा नहीं फहराते हैं, बल्कि जो हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं वो झंडा फहराते हैं। देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेते हैं और राष्ट्रीय ध्वज भी वही फहराते हैं। कौन? राष्ट्रपति, ना कि प्रधानमंत्री। संबंधित राज्यों के राज्यपाल राज्य की राजधानियों में गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। मैंने यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन में जो जोड़ने की कोशिश की है, भाई अगर देश से पूछा जा सकता है क्वेश्चन तो हमारे स्टेट से क्यों नहीं पूछा जा सकता? हमारे स्टेट से भी पूछा जा सकता है। फिर कह रहा स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले में राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और राज्य की राजधानियों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मोमीटर या स्फेग्मो मैग्नोमीटर या स्टेथोस्कोप या पायरोमीटर? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप। आइए व्याख्या देखते हैं। स्फेग्मो मैग्नोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग रक्तचाप, जिसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं, मापने के लिए किया जाता है। वहीं पायरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सतह के उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन जीएस के थे, जिसमें से अधिकतर जो है साइंस के क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन आपके जो जीएस में साइंस के अलावा में जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनसे क्वेश्चन। लेकिन हाँ, ये पूरे के मतलब जो भी क्वेश्चन 20 करवाए हैं तो ये आ चुके हैं। मैंने ऊपर आपको डेट भी बताई थी, 2022 की शिफ्ट में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था। तो जो भी हम इस वीडियो की सीरीज में क्वेश्चन कवर करवाएंगे तो डेफिनेटली वो 2022 की किसी न किसी शिफ्ट से जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके साथ में आपका दोस्त भी पढ़ाई कर रहा है और अगर आपको जो है हमारी पढ़ाई जो पढ़ाने का तरीका या एक्सप्लेनेशन वो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।